Assalamu alaikum ADP. Now we are going to discuss about the centrioles. सेंट्रियोल्स बेटा माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं. माइक्रोट्यूब्यूलर मतलब माइक्रो मीन जो कि हम आंख से नजर नहीं आएंगे, यानी कि बहुत छोटे हैं. ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं और ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं. इसके अलावा सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोअर प्लांट्स में तो होते हैं बट दीज आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स. बेटा ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हायर प्लांट्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. यानी ये एनिमल सेल्स में तो आपको दिखाई देंगे लेकिन प्लांट सेल में जो कि हायर प्लांट्स का सेल है उसमें आपको ये दिखाई देंगे. उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. 2 सेंट्रियोल जो है वो मौजूद होते हैं हर सेल में और लोकेटेड होते हैं नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस. सेल की बाहर वाली न्यूक्लियस की बाहर वाली सतह के साथ आपको दिखाई देंगे. ये मैं यहाँ पे आपको दिखा भी जाऊँ. ये देखें, ये हमारे पास ये तो बेटा प्लांट सेल है. प्लांट सेल में तो हमने अभी डिस्कस किया होते नहीं. तो ये एनिमल सेल है जहाँ हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है. यहाँ बेटा ये मौजूद है हमारे पास सेंट्रियोल. ठीक है, और ये कहाँ पे है अगर आप इसको चेक करो तो ये. ठीक है, और ये कहाँ है? ये बेटा हमारा न्यूक्लियस है. सॉरी, ये इसको ये पहन लेते हैं. ये हमारे पास ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के साथ पे ये हमारे पास क्या मौजूद है? 2 सेंट्रियोल्स मौजूद हैं. और नंबर 1 अगर आपको साफ क्लियर हो रहे हैं, नंबर 1 और इसके नीचे ये क्या है? नंबर 2. ये 2 मौजूद हैं. और अगर थोड़ा सा आप नोट करोगी तो ये एट राइट एंगल मौजूद है, यानी कुछ यूं करके एक दूसरे के साथ मौजूद है. तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा सेंट्रियोल कहाँ होते हैं, उसकी लोकेशन अच्छे से. नेक्स्ट हम चलते हैं वापस. हाँ जी, सेंट्रियोल्स नियर द एक्सटीरियर सरफेस हो गया. उसके बाद हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. इन क्रॉस सेक्शन कुछ यूँ कर लेते हैं. हाँ जी, इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. फर्दर देखें वो कहता है ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स. तो यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर पे आएँ तो आप समझ पाएंगी कि कैसे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 9 ट्यूब्यूल्स हैं और उस फर्दर जो है वो 3 ट्यूब्यूल्स हैं. यहाँ देखें आप इसकी डायग्राम में अगर आप नोट करोगी. इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि पेन अच्छे से लिया जा सके. हाँ जी, ये देखें. अब अगर बेटा आप यहाँ काउंट करोगी तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और दिस वन इज द 9. ठीक हो गया. तो ये 9 ट्यूब्यूल्स का एरे है या अरेंजमेंट है. और अगर आप देखो इन 9 में एवरी वन ईच ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फर्दर डिवाइड हो गई 3 में. अब आप ये अगर नोट करिए तो कितने सर्कल हैं या एक में. अगर मैं पहले वाले को रेस कर देती हूँ, रुके ये. तो अब यहाँ देखें ये कितनी है एक में? 1 सॉरी ये कुछ यहाँ से 1, उसके बाद ये 2 और ये उसके ऊपर कौन सी है? 3rd. यानी आप उनके ऊपर सर्कल ही काउंट कर लो 1 2 3. तो एवरी माइक्रोट्यूब्यूल या का जो एरे है 9 में वो फर्दर किससे कंपोज हुई है? 3 ट्यूब्यूल से. यानी यू कैन से दैट 3 ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और 3 जुड़ी हुई ट्यूब्यूल्स को बार बार 9 टाइम यूज़ करके एक गोल सा उसका अरेंजमेंट कर लिया, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया. दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रियोल. ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया ना बेटा, कुछ यूँ करके. तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है? सेंट्रियोल कहलाता है. यहाँ से मेरा ख्याल है अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इसको फंक्शन को. इसका फंक्शन क्या है? फर्स्टली इसका फंक्शन है जस्ट बिफोर सेल डिवाइड. सेल के डिवाइड होने से बिल्कुल पहले सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी एक सेंट्रियोल अपने जैसी एक और कॉपी तैयार कर लेता है. अब चूंकि हमने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द 2 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं तो जब उनकी कॉपीज तैयार हो जाएंगी तो 2 से बेटा कितने बन जाएंगे?
4 बन जाएंगे, तो वो डुप्लीकेट होंगे एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। उनमें से एक पेयर जो है वो न्यूक्लियस की एक साइड पे और दूसरा पेयर न्यूक्लियस की दूसरी साइड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, यू कैन से दैट हिजरत कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये कुछ यूँ होता है बेटा, ये जो हमारा सेल है जिस वक्त वो डिवाइड होता है तो वो कुछ ये फॉर्म लेता है जिसमें न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, यानी न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो टूटना शुरू होता है, डिसअपियर होना शुरू होता है। और उसके गिर्द डिवाइड हुए हुए जो सेंट्रियोल्स थे वो कुछ यूं लोकेशन ले लेते हैं, एक इस साइड पे एट राइट एंगल पेयर आ जाता है और दूसरा पेयर दूसरी साइड पे कुछ यूं खुद को अरेंज कर लेता है। तो दैट्स वाई हमने कहा कि फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो मूव करते हैं या माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द, ये यहाँ थे ना एक्सटीरियर सरफेस पे न्यूक्लियस के, तो वो माइग्रेट करके टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड चले जाते हैं न्यूक्लियस के और ये उसके कॉर्नर्स में जाके खुद को अरेंज कर लेते हैं। और चूँकि पेयर था तो आप काउंट करो 1 2 3 एंड 4, ये एट राइट एंगल प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, सेल की साइड्स पे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन का मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो है एक न्यूक्लियस का बनता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। ठीक है, एक तो ये हो गया कि सेंट्रियोल जो है वो सीलिया फॉर्मेशन में भी काम करता है और सीलिया के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो क्या है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी लोकेशन ऑफ फरोइंग। फरोइंग क्या है, जिस वक्त सेल डिवाइड हो रहा होता है बच्चे, उस वक्त सेल की जब डिवीजन तकरीबन कंप्लीट हो गई, उसके अंदर न्यूक्लियस तकरीबन डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस के यानी कि न्यूक्लियस मीन्स यानी कि क्रोमोसोम्स वगैरह डिवाइड हो गए। उसके बाद जब सेल को 2 हिस्सों में बंटना है तो उस वक्त क्या होगा, सेल कुछ यूँ, जो हमारा सेल था, रुके मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले हमने कहा था सेल कुछ ये है, ठीक है, अभी जब मैंने अभी बना के दिखाया आपको और सेंट्रियोल की पोजीशन दिखाई, उसके बाद सेल क्या होता है, अब सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड होना है तो सेल अपने दरमियान से थोड़ा यूं अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाता है, यूं करके, ठीक है। और यूं दबते दबते जब ये, इसको कहते हैं फर्रो, घड़ा बनना, अंदर की तरफ दबना, और जैसे जैसे ये दबाव इसका यूं बढ़ता जाता है, यूं करके फर्रो बढ़ता जाता है, तो एटलीस्ट क्या होता है, ये दरमियान से यूं अटैच हो जाता है। अब दरमियान से अटैच होने की वजह से हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स बन गए, आप अगर नोट करो तो एक ये और दूसरा ये कुछ यूं, और सेल एक से कितने में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। तो ये जो हमारा प्रोसेस था किसका, फरोइंग का, जिसमें सेल पहले थोड़ा सा ये ऐसे दबा और उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा और बढ़ता गया उसका घड़ा नीचे की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, फरोइंग कहते हैं। और इस फरोइंग बहुत हेल्पफुल होती है, इस फरोइंग की वजह से सेल क्या है 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी इससे रिलेट जो करती है जो, और बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको भी याद कर लें कि सेंट्रियोल जो है वो कॉमनली हमने अभी डिस्कस किया पेयर्स में मौजूद होते हैं। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल क्या कहलाता है, डिप्लोसोम कहलाता है। यानी अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ नीचे वाले की, तो ये पेयर जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, ये दोनों के दोनों रुके, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो हमें 2 दिखाए गए, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये पेयर अगर हम इन दोनों का इकट्ठा जिक्र करेंगे तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये डिप्लोसोम कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रियोल जो हैं वो साइटोप्लाज्म में जिस जगह पर मौजूद होंगे वो रीजन क्या कहलाएगा, सेंट्रोस्फीयर कहलाएगा। सेंट्रो मीन सेंट्रियोल्स का, स्फीयर मतलब एरिया, रीजन, कुर्रा, ठीक है। उसके बाद द सेंट्रियोल, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फीयर टुगेदर रेफर टू एज सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रियोल दोनों के दोनों और उनका लोकेशन, जब हम उनको इकट्ठा एक कलेक्टिव टर्म देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम बेटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर सेंट्रोसोम। ये हमारा आज का लेसन था और आसान था, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छे से याद करिएगा और प्लीज़ साथ साथ बेटा तैयार करते जाएं। फ़ी अमानिल्लाह।